नमस्कार, स्वागत है मेरे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि के साथ मिस्टर विवेक ओबराय। विवेक जी, स्वागत है इस पॉजिटिव टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मुकेश भाई। बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे शोज़ किए हैं मैंने, लेकिन मैं नॉर्मली लोग हमसे कहते हैं कि हम आपके फ़ैन हैं, लेकिन मैं आपका फ़ैन हूँ क्योंकि न सिर्फ मैं पॉजिटिव टॉक का जब एपिसोड देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि देश में कोई एक नई सोच लेकर, मतलब हम जहाँ जहाँ देखते हैं सब नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, लेकिन आपने इतना पॉजिटिव कर दिया, उसको सकारात्मक सोच कर दी है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को और ख़ासकर पॉजिटिव टॉक शो को। मुझे लगता है ये इसीलिए आपने की क्योंकि जब जितना मैं आपको निजी ज़िंदगी में जानता हूँ, आप निजी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव आदमी, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी क्योंकि मैं खुद डरने लगा था। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़ चैनल्स देखते थे, बिल्कुल। तो रोज़ सुबह ऐसे लगता था कि यार आज पता नहीं क्या खतरनाक स्थिति आने वाली है। जबकि हमारे देश में मेरा ये मानना है कि इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं और उनमें एक आपको मैं देखता हूँ। एक आप जब ये बात हुई इस पॉजिटिव टॉक शो में, हमने डिसाइड किया कि कौन गेस्ट होंगे इसमें, तो मुझे सबसे पहले मुझे ध्यान आया कि विवेक भाई को बुलाते हैं इसमें, क्योंकि आप एक फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। तो एक आम जनता का एक ये मानना है कि यार जो पिक्चर वाले जो लोग हैं ना, और उनके जो बच्चे हैं खास तौर से, उनको ना कुछ पढ़ने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनका तो जन्म होते ही उनका डिसाइड हो गया कि यार ये तो बस हीरो बनना है, इनको तो या हीरोइन बनना है। लेकिन आपके बारे में जब मैंने देखा और जितना जाना, तो आपने पढ़ाई को शायद सबसे इम्पोर्टेंस दी। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा विवेक कि आपके घर में माहौल कैसा था कि फिल्मी फैमिली के होते हुए भी आपने एजुकेशन में एक इतनी महारत हासिल की। तो अपना जरा बचपन के बारे में हमें कुछ बताओ। तो ऐसा है कि जब लोग कहते हैं फिल्मी फैमिली, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम फिल्मों में थे लेकिन फिल्मी कभी नहीं थे, क्योंकि फिल्मी एक माहौल ऐसा है फिल्म इंडस्ट्री का कि एक बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेड है। जैसे आपने कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई के ऊपर कोई जोर नहीं है, और जो एक संस्कृति है वो थोड़ी सी, विचारधारा जो है वो थोड़ी सी अलग है। लेकिन हमारी फैमिली में कैसा रहा है कि क्योंकि हम एक ऐसे परिवार से आए जहाँ पे दादाजी जो थे वो भगत सिंह जी के साथ थे, फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम स्ट्रगल में थे। जब उन्हें वीरगति प्राप्त हुई तब उन्हें 21 गन सल्यूट मिला, 21 तोपों की सलामी मिली। तो उस परिवार से आने की वजह से जब पिताजी भी फिल्म्स में गए, वो एक बेसिक जो हमारा डीएनए था, एक जो बेसिक घर में एक संस्कार संस्कृति थी, वो नहीं बदली। तो मम्मी के हाथ में ये बागडोर दादी ने दी कि बेटा आपको संभाल के रखना है, तो उसकी वजह से तो उसकी वजह से हम कभी फिल्मी पार्टी या फिल्मी दोस्त या जो शराबी कबाबी लाइफस्टाइल है, हम उसमें कभी पढ़े ही नहीं। हमारी लाइफस्टाइल बहुत अलग रही। जैसे हमारे घर में पाठ पूजा तो होती रही, लेकिन उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप एक नागरिक हैं, सिर्फ देश के नहीं पूरे विश्व के नागरिक हैं, तो आपको एज अ ग्लोबल सिटीजन गिव बैक क्या करना चाहिए। तो वो एक माइंडसेट जो है वो बहुत जल्दी इनकलकेट किया गया हमारे परिवार में, हमारे माइंड में। मम्मी को हम देखते थे तो बचपन से ऐसा एक नज़र आता था कि अब तो 30-35 साल से वो कर रही हैं, जो कैंसर से पीड़ित टर्मिनली इल लोग हैं, जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि बस अब समय नहीं बचा, अब ये जाने वाले हैं। तो वो जाती थी, उनके यहाँ मिलती थी, उनकी विश लिस्ट क्या होती थी, भाई क्या खाना है, कौन सी किताब पढ़नी है, घर वालों से क्या बात करनी है, कुछ गिफ्ट, कुछ टॉयज़, ऐसी चीज़ें ले जा के रोज़ उनकी ज़िंदगी में प्यार, रोज़ उनकी ज़िंदगी में इज्जत और एक सहानुभूति उनको दे देकर। ये क्या वो लोग होते थे जिनकी कोई फैमिली नहीं थी? नहीं, जिनकी फैमिली भी होती है बेचारे, वो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग दौड़ में, मशक्क़त में, कोई रोटी कमा रहा है, कोई जॉब में लगा हुआ है, उनको समय नहीं मिलता था। प्यार तो शायद वो सब करते हैं, लेकिन समय नहीं मिल रहा। पता है कि सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, 1 महीना बाकी है, कभी भी जा सकते हैं, फिर भी जॉब तो करनी है। तो ऐसे लोगों की जो लोनलीनेस है, जो डर है कि मैं जाने वाला हूँ, उस डर को कैसे वो निकालती थी, तो ये काम हमने बचपन से देखा। जो वुमेन एम्पावरमेंट है जी, उसके लिए तो अभी मैं देख रहा था कि आपने ये एक लेडी को एक घर भी गिफ्ट किया है। जी, एक एसिड विक्टिम को। जी, क्या हुआ कि क्योंकि मेरी दादी माँ, मेरी मदर, इन लोगों ने हमारे घर में एक बचपन से लेडीज़ के लिए एक दिमाग में इतनी रिस्पेक्ट है हमारी फैमिली में,
तो वो चीज़ की वजह से मेरे में भी वो एक चीज़ आ गई बचपन से, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी काम किया। जब वृंदावन में हमने स्कूल्स शुरू किए, प्रोजेक्ट देवी एक प्रकल्प किया कि किस तरह से हम जो गरीब बच्चियां हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में बेचा जा रहा है, तो इनको हमने रेस्क्यू करना शुरू किया। और वृंदावन में बांके बिहारी जी का आशीर्वाद था, तो हमने वहाँ पे एक स्कूल शुरू किया प्रोजेक्ट देवी के तहत, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव, DEVI, देवी। तो अभी वो चल रहा है? अभी चल रहा है। अब तो 3 स्कूल हो गए, अब चौथा बनाने जा रहे हैं गोवर्धन जी की। अब तो हमने करीबन टोटल इम्पैक्ट किया हुआ है 2200 से ज़्यादा बच्चियों को। और ये वो बच्ची हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं? कुछ बच्ची हैं जिनके पेरेंट्स भी हैं, कुछ बच्ची हैं जिनकी फैमिलीज भी हैं, जिनको हमने रेस्क्यू करा के लाया है और वापस फैमिली के पास दिए हैं। कुछ बच्चियां हैं जिनको चाइल्ड मैरिज के नाम से बेचा जाता था कि भाई आगे चल के हमको बहुत प्रॉब्लम आएगी, अभी फाइनेंशियली समय ठीक है, 12 साल की है, उधर भेज दो, खिलाएगा कौन इसको, पालेगा कौन। तो हमने वहाँ से शुरू किया कि हमने कहा सारा खाना पीना हम देंगे। मैं जब देखता हूँ इनको मौका देने के बाद, एक चांस देने के बाद, क्योंकि हम एजुकेशन बहुत हाई लेवल का करते हैं, प्राइवेट स्कूल की लेवल का एजुकेशन करते हैं, एब्सोल्युटली फ्री। अब ये बच्चियों को 1 साल 1.5 साल में आप जो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। 9 साल की थी, ABC नहीं जानती थी, 11 साल की हो गई है और अब कंप्यूटर पे काम कर रही है। पहले तो आप मुझे बताओ कि जैसे फादर आपके एक इतनी रेस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो फिल्मों में आ गए, तो उन्होंने आपको कुछ बताया कि उनको क्या स्ट्रगल और फैमिली से क्या? बहुत, अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत स्ट्रगल। क्योंकि उस ज़माने में एक्टरों को जिस तरह से आज एक इज्जत दी जाती है समाज में, वो नहीं थी। उस ज़माने में तो ऐसे लगता था कि भाई हमारे परिवार का बच्चा भांड बनेगा, तो ये शब्द यूज़ किया करते थे, भांड न चाहिए। तो इस तरह से डांट दपट के उनको घर से निकाल दिया गया कि भाई आपको करना है तो आप जाइए, इस घर में, इस परिवार में आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि उनके जितने सीनियर हैं और उनके जितने जूनियर हैं सब IIT, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग हैं, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, जैसे पुराने ज़माने का एक चलन था। और 15 साल की उम्र से मैंने घर से पॉकेट मनी लेना बंद कर दिया। अपने आप अपने स्टेज शोज, थिएटर, रेडियो प्लेज, जितने अंग्रेज़ी के शोज़ आते थे उनको हिंदी में डबिंग करना, जितने हिंदी के शोज़ होते थे उनको अंग्रेज़ी में डबिंग करना। और आई थिंक 17-18 साल की उम्र में, उस ज़माने में मैं 50-60 हज़ार रुपये महीने कमा लेता था। पहली पिक्चर में ही आपको फिर अवार्ड मिलने शुरू हो गए? बिल्कुल, पहली पिक्चर। अच्छा, पहली पिक्चर मिली कैसे? मैं US से पढ़ के आया, जो मैं स्कॉलरशिप पे गया और वहाँ से पढ़ के मास्टर्स इन फिल्म करके आया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। वापस आया तो पिताजी ने कहा कि भाई चलन है कि बाप बेटे को लॉन्च करता है। तो अब्बास मुस्तान साहब जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उस ज़माने के बहुत सुपरहिट डायरेक्टर थे, उनको साइन किया और पिक्चर में इतना पैसा लगेगा और इस तरह से मेरा बेटा लॉन्च होगा, इस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, ये सब शुरू हुआ। अच्छा, मेरी रात की नींद ख़राब हो गई क्योंकि मैं तब 22 साल का था और पिछले 5-7 साल से मैंने घर से एक पैसा नहीं लिया हुआ था, 1 रुपया नहीं लिया था। कंप्लीट स्वावलंबन पे एक आदत हो गई थी। अब सडनली ऐसा हो रहा है कि पिताजी पूंजी लगा रहे हैं, पिक्चर फ्लॉप हो गई, पैसा टूट गया, मैं कैसे जीऊँगा, अपने आप को कैसे फेस करूँगा। तो एक सवेरे में उठा, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो पेरिपेना करता हूँ, पेरिपेना किया और मैंने कहा आई एम सॉरी। तो कहा क्या हुआ? कहता मैंने कहा कि आप मेरी फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे। कहते क्या हो गया? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर मैं गया अब्बास मुस्तान साहब से, माफ़ी मांगी और मैं कहा सर मैं स्ट्रगल करने वाला हूँ। कहते क्या कह रहे हो आप? मैं यही नहीं, मैं बिना ओबरॉय नाम के स्ट्रगल करूँगा। तो मेरा नाम, पूरा नाम है विवेकानंद ओबरॉय, स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर पिताजी ने रखा था। तो मैंने सिर्फ विवेक आनंद के नाम से 1.5 साल फिल्म इंडस्ट्री में पोर्टफोलियो पकड़ के, फोटोज़ पकड़ के, जो सर्टिफिकेट्स, अवार्ड जो मिले थे, ऑडिशन टेप्स जो थे मेरे सारे, वो लेके एक ऑफिस में जाया करता था, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट्स कि भाई आप एक्टर कभी नहीं बन सकते। मतलब अगर पापा फोन कर दे उनको तो आपको वो वेलकम रिसीव करने आ जाए, आओ बताओ क्या करना है। और वहाँ पे कह रहे हैं कहाँ करते हो, क्या करते हो? अच्छा नहीं छोड़ दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। राम गोपाल वर्मा जी एक फिल्म शूट करने वाले थे, कंपनी जी, पहली पिक्चर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है एक्चुअली, कहानी शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो मुझे खबर आई और मैं कैसे भी पहुंच गया उनके पास, फोटोज दिखाए, ये वो। कहा कि यार तुम ठीक ठाक तो लगते हो, एक्टर भी ठीक हो, लेकिन तुम फेस बड़ा चॉकलेटी सा है, लवर बॉय सा है, रोमांटिक सा है, और इतने इंटरनेशनल एजुकेटेड हो, पॉलिश्ड हो, ये तो मतलब बिल्कुल स्लम का लड़का है, ये फाइटर है बिल्कुल, तो कैसे करोगे? तो मैंने सर कहा मुझे
प्लीज़ सर मौका दीजिए, 15 दिन में मैं आपको वापस मिलने आऊँगा। मैंने क्या किया, उनके ऑफिस से बाहर निकल के सीधा स्लम में गया, और वहाँ मुंबई में खोली कहते हैं, 10 बाई 10 की एक खोली होती है ऐसी, उस खोली को मैंने भाड़े पे ली, रेंटल दिया, और वहाँ पे एक सिंपल से बैग कपड़ों का सामान का लेके पहुँच तो गया कि भाई देखना है, स्टडी करना है। मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे उस टाइम पे, फ़ोटोज़ खींचता था मैं इंस्टेंट कैमरा के साथ में, और सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा था कि कैसे बोलते हैं, कैसा चाल चलन है, कैसे मतलब किस तरह की भाषा है, हर चीज़ को स्टडी कर रहा था। चाय कैसे पीते हैं, घूमने कहाँ जाते थे, प्रॉब्लम क्या आती थी, बाथरूम में, स्टडी में जाते थे। हाँ, फिर क्या हुआ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को, अनुभव को फोटोग्राफ्स पे रिकॉर्ड किया, वो सारी फोटोग्राफ्स लेके मैं पहुंच गया रामू जी के ऑफिस के बाहर, उन्हीं कपड़ों में जिसमें मैंने विचार सोचा कि ये कैरेक्टर लगेगा कैसे, उसी टाइप की गंदी सी पैंट, फटी हुई गंजी, शर्ट आधी बंद आधी खुली फटी हुई, और बाल बिखरे हुए, दाढ़ी मूछ उगा ली थी 15 दिन में। और वॉचमैन ने रोक लिया, भाई साहब क्या चाहिए, अलाउड नहीं है यहाँ पे आना। तो फर्स्ट सक्सेस है। तो मैं, हाँ सही कहा आपने, तो फर्स्ट सक्सेस मुझे लगा कि चलो यार मैंने कन्विंस तो कर दिया, गुंडा तो लग गया। हाँ। अब वो मैंने कहा कि कह दीजिए विवेकानंद आए, तो ऊपर फोन किया, तो उन्होंने कहा भेज दो। वॉचमैन भी कंफ्यूज हो गया कि रामू जी को पता नहीं क्या हो गया है, कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे मैं, जैसे ये आपके जो कांच होता है, काला कांच, उसमें आपको अपना चेहरा दिख जाता है, हाँ। रिवर्स मिरर जैसे हो जाता है, तो मैंने अपना रिफ्लेक्शन देखा और कहा कि फेस बड़ा साफ है, तो मैंने फ्लावर पॉट के अंदर से मिट्टी निकाल के नाखूनों में ऐसे ऐसे भरी और फेस पे ऐसे ऐसे लगा दी। वो वॉचमैन मुझे ऐसे देख रहा है कि ये क्या पागल आदमी है यार, मुंह पे मिट्टी निकाल रहा है, फ्लावर पॉट से लगा रहा है, और डायरेक्टर से मिलने आ रहा है। और मैं पहुंचा बिल्कुल कैरेक्टर के रूप में, एंटर किया, ऊपर वाले का नाम लिया, दरवाजे को एटीट्यूड से किक किया, और एंटर करके सीधा कुर्सी खींची, बैठा, और टांग के ऊपर टांग उनके टेबल पर। अब वो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कौन आया है ये। सामने उनका एडिटर था चंदन अरोड़ा, वो भी देख रहा है ये क्या हो गया। अच्छा, चंदन 5 मिनट पहले मेरी पुरानी फोटोज देख के यही कह रहा था कि साहब ये जो आदमी है इस रोल के लिए सूट नहीं होता। अब यहाँ पे रिवर्स ऐसे हो गया है कि मुझे देखकर ये कह रहा है यार अब तो यही है, वरना कोई नहीं है। और राम गोपाल वर्मा जी उठे और मेरे हाथ में फोटोज थी, और मैंने ऐसे फोटोज टेबल पे फेंकी, और मैंने कहा कि थोपड़ा क्या देखता है, फोटो देख फोटो, बिल्कुल स्टाइल में, एक अंदाज में। और फोटो देखी, 5 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू साइन यू, आपको मेरी फिल्म करनी है। जैसे उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने कहा सर पक्का 100%, अब आप डिसीजन रिवर्स तो नहीं करोगे? नहीं 100%। क्यों पूछ रहे हो? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सुरेश ओबेरॉय जी का बेटा हूँ। अरे सुरेश जी के बेटे हैं आप, तो बताया क्यों नहीं आपने? मैं कहा वो तो पहले दिन ही साइन हो जाते हैं। हाँ, आपको झोपड़पट्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कहा नहीं सर, मैं चाह रहा था कि आप मुझे मेरी टैलेंट के बेसिस पे साइन करें, ना कि किसी रिकमेंडेशन पे या सिफारिश पे या प्रेशर में। इस बात को सुन के उनको बड़ी खुशी हुई, सीधा मुझे लेके गए, मेरा बंगला वहीं है जुहू में, उनके ऑफिस से 2 मिनट की दूरी पे। तो पिताजी के यहाँ लेके गए, पिताजी के जेब से उन्होंने 10 रुपए की नोट मांगी, और 10 रुपए की नोट मेरे हाथ में थमा कर कह दिया ये साइनिंग अमाउंट है, तुमको साइन। क्योंकि वो शायद पर्स नहीं रखते राम गोपाल वर्मा। बट इस बीच में कभी दादी ने, पापा ने आंखों में जो एक गर्व देखा उसने, कि इसने सब अपने आप किया है, आज इसने कर दिखाया, वो जो गर्व है वो मेरे लिए माता रानी की कृपा से, इतने सारे अवार्ड हैं, शेल्फ भरे हैं अवार्ड से, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। और उस पिक्चर के लिए आपको फिर बहुत सारे अवार्ड भी मिले पहली पिक्चर से। अब हम थोड़ा आपका सोशल जो आपका है उसमें आप बताइए, और क्योंकि अभी शायद आपको वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया में भी आपने कुछ कोई एग्रीमेंट साइन किया है। जी। तो वो क्या एक्टिविटीज़ हैं? कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए, खास बच्चों के लिए, उनके साथ में जुड़ के हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जो बिल्कुल देहात से आते हैं, जिनके परिवारों को अपनी ज़मीन, गाय, जितने एसेट्स हैं, जेवर, सब गिरवी रख के वहाँ से पैसे लेके किसी तरह अपने बच्चे को बचाने के लिए पहुँचते हैं शहर, इन लोगों को हम हेल्प करेंगे। अब वो ऊपर वाले ने ऐसी दृष्टि दिखाई कि करते करते वो बहुत बड़ा काम हो गया। उसमें अपने वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 5 लाख चिल्ड्रन, और उसमें हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे उनका इंडियन एम्बेसडर बनाया और कहा कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो हिंदुस्तान में, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें। तो आई एक्सेप्टेड दैट, देन आई वाज मेड ए गुडविल एम्बेसडर बाय बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, सो आई केप्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। फिर एक दिन जब सुनामी हुई, तो मुझे याद है कि उससे पहले की रात को मैं पार्टी करके आया था,
और सुबह के 4 या 5 बज रहे थे, और सोने से पहले से टीवी ऑन किया देखने के लिए कि क्या हुआ है दिन में आज। और जब ये न्यूज़ देखी तो मैं बहुत हिल गया। कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स थे उधर, उनको फ़ोन किया, पूछा क्या हाल है, तो उन्होंने कहा बहुत बुरा हाल है। दैट्स व्हेन इट स्ट्रक मी, आई सेड यार मैं भी समुद्र के किनारे रहता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, मेरे परिवार के, मेरे घर के साथ ऐसा हुआ था, विल आई बी ओके जस्ट गोइंग टू स्लीप। मेरी नींद नहीं आई। 7-8 बजे, हम एक ही घर में रहते हैं, तो मम्मी पापा के साथ पास गया और अभी भी साथ ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज टुगेदर। तो जाके चरण छुए और कहा मैं चेन्नई जा रहा हूँ। क्यों? मैं कहा ये हुआ है। अरे तो क्यों जा रहे हो? मुझे कुछ करना। हर माँ बाप या हर दादी यही कहेगी, हाँ, यार वहाँ जाके तुम परेशान हो जाओगे, लॉट ऑफ बीमारी और ये सब कुछ। यही चिंता थी सबकी, लेकिन एक अंदर से चाह इतनी स्ट्रांग थी, कुछ करना है, हेल्प करना है। चेन्नई पहुंचा और मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो एक IAS अफसर थे, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सबसे डैमेज्ड और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है एक एरिया में, कडलूर बेल्ट में, और वहाँ पे देवनमपट्टनम गांव है, वहाँ पे हज़ारों लोग गए हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैंने पूछा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? उन्होंने कहा मेडिसिन, फ्रेश वाटर, ये वो बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट दी उन्होंने मुझे। मैं वो लिस्ट लेके सीधा कॉलेज में पहुँच गया। जैसे मैंने कॉलेज एंटर किया तो लोग मतलब वहाँ पे जो चेन्नई के कॉलेजेस थे वहाँ पे पहुँच गया और लोग आए सब ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। मैंने कहा यार ऑटोग्राफ तो नहीं दूंगा, मैं बात करने आया हूँ। ये हुआ ये ट्रेजिडी, हेल्प करना चाहते हो? कहते हैं हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने ये कर सकते हो। और मैंने उनको सबको बोला कि लिस्ट की कॉपी बनाओ और क्या इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठे करो। उधर पहुँचे हम गाँव में हमने टेंट लगा दी, टेंट लगा के रिलीफ का काम शुरू कर दिया। अब रिलीफ के काम में आर्म फोर्सेस वालों ने बहुत मदद की। संघ के जो लोकल शाखा थे, RSS की लोग इतनी बातें करते हैं न्यूज़ पे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और एक डर सा भी फैलाते हैं। जो मेरा अनुभव रहा वो रहा कि मैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं था। एक फिल्म स्टार आया है, एक यूथ ब्रिगेड को लेके आया है हेल्प करने के लिए। पूरा बैक एंड संघ के जितने वर्कर आया करते थे, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह याद है, वो घर से आते थे और पूरा दिन काम करते थे, बट सुबह जब निकलते थे अपने लिए और 2 और लोगों के लिए 1+2 खाना बना के लेके आते थे। तो हमारे जितने वॉलंटियर बच्चे हैं वो भूखे नहीं जाते थे, हमको उन्होंने फीड किया, इंक्लूडिंग मी। अच्छा, मतलब वॉलंटियर्स तो सामान इकट्ठा करके लाए, हाँ, और उन वॉलंटियर्स को फीड करने के लिए, हाँ, वो जो संघ के लोग हैं वो आते थे, हमको खिलाया करते थे, हमारे बच्चे जितने कॉलेज के थे उनको खिलाया करते थे। यही इतनी बड़ी सेवा हो जाती थी कि हम काम करते रहे। और उसमें जिस तरह से हमने काम किया, रिलीफ जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ हफ्ते 10 दिन बाद, तब तक लोगों का इतना प्यार हो गया उस गांव में, देवनमपट्टनम गांव में, कि लोगों ने कहा कि अब मत जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है, आप चले जाओगे तो क्या होगा हमारा। अच्छा, नडिगर अन्ना ऐसे उन्होंने नाम दिया। फिर धीरे धीरे करके उधर हमने एक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट सोचा। 6 महीने लगे, 6 महीने वहाँ पे ज़्यादातर टाइम तो एक टेंट में रहा और बहुत लोगों की मदद से पूरे गांव का पुनर्निर्माण किया। अब प्रोफेशन से रिलेटेड जी, तो अब आपकी और बिजनेस की आपकी बात करेंगे, बट अभी फिल्म लाइन में, पिक्चर में अभी कोई नया एक फिल्म अभी मैंने कंप्लीट की है यशराज के साथ, जिसका नाम है बैंक चोर, और वो रिलीज़ हो रही है जून में। मई में एक इंटरनेशनल सीरीज़ मैंने शूट की है अमेज़ॉन प्राइम के लिए, जो 112 देशों में रिलीज़ हो रही है। फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस की है शो को। तमिल में एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है विवेकम, और उसकी शूटिंग चल रही है। और अब जा रहा हूँ मैं लास्ट शेड्यूल कंप्लीट करने के लिए सर्बिया। तो सर्बिया में 40-45 दिन का शेड्यूल है, वो ख़त्म करके पूरी पिक्चर फिनिश हो जाएगी। जो मोदी जी का है कि सबको मकान दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, उसमें भी आपका कुछ रोल शायद चल रहा है, क्योंकि आप जो झोपड़पट्टी में लोग रहने वाले हैं या जो छोटे लोग हैं, चाय वाला है, आप ट्रेन में घूमते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको मकान देते हैं, उसके बारे में जरा और कुछ हमें बताइए। वो क्या रोल है आपका एज ए बिजनेसमैन? बिजनेस में मैंने कोशिश ऐसे की है कि कम से कम 75% जो मैं बिजनेस करता हूँ वो सब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जब विजन PM साहब ने किया था, नरेंद्र भाई ने जब अनाउंस किया था कि हर हिंदुस्तानी के पास अपना घर हो, मैं स्लम्स में रह चुका हूँ, मैंने अनुभव किया है स्लम्स में। सिर्फ अपनी स्टडी नहीं की, रोल प्ले नहीं किया, बल्कि शूटिंग भी स्लम्स में की है, 2-3 पिक्चरों के लिए की है। तो वहाँ के लोगों की जो लाइफ है उसको हम पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं, पॉवर्टी ट्रैप।
आप एक बार उसमें फंस गए, उससे बाहर आप निकल नहीं सकते। आप बीमार हो गए तो आप जाओगे पठान के पास, साहूकार के पास, और 5%, 6%, 7% पर मंथ पे आप लोन लोगे। ये लाइफ है। तो ये पॉवर्टी ट्रैप से हटाया कैसे जाए? तो जो स्लम्स में आज जो एक छोटी सी खोली के लिए ना बाथरूम है, ना किचन है, ना कोई सेफ्टी है, ना बच्चों के लिए कोई स्कूल है, वो एक छोटी सी खोली के लिए 4,000-5,000 रुपये महीने का भाड़ा दे रहा है। तो मैंने इसमें कैलकुलेट किया कि इस तरह से अगर हम EMI स्ट्रक्चर कर दें कि उसको उसी रेंज में एक EMI दे के अगर घर मिल जाए, रेंट के बदले EMI दे के अपना मकान, तो उसमें भी बहुत स्टडी की कि भाई आज जब हम बोलते हैं 10% दो डाउन पेमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन है ही नहीं, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, बैंकों के नाम से डरता है, बैंक वाले जिस तरह से बात करते हैं उससे डरता है, इंटिमिडेट होता है बेचारा, तो उसके लिए वो उस प्रोसेस में जाता ही नहीं। तो इसीलिए वो घर का सपना भूल जाता है। उसको लगता है जब मेरे पास 7-8 लाख रुपए एक टाइम पे होगा तब मैं घर खरीदने की कोशिश करूंगा। तो इसमें हमने क्या कर दिया, उनको कहा कि हम 7,90,000 का घर बेच रहे हैं, 7,900 100 आसान किश्तों में कर्म आपके लिए घर बना के देगा हमारी कंपनी। और उसमें इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया, 14,000 घर हम दे चुके हैं। हम और 25,000 घर लॉन्च कर रहे हैं, 5,000 अभी लॉन्च कर चुके हैं, 20,000 और इसी क्वार्टर में लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, माता रानी ने चाहा तो इस साल में ही हम 1 लाख घर दे देंगे। तो आपके ये जो मकान बन रहे हैं, सबको, जो छोटे लोगों को आप ये मकान दे रहे हैं, और मोदी जी के सपने को भी शायद कहीं ना कहीं साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका कहीं पॉलिटिक्स में आने का भी कुछ इरादा तो नहीं है? नहीं, 14 में ही हमने वो रास्ता छोड़ दिया। सन 14 में ऑफर आया था, बोला भी गया था कि आप आइएगा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि एक पार्टी स्ट्रक्चर के बाहर रह के मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। पार्टी में रहने से आपको एक पार्टी की विचारधारा को फॉलो करना ज़रूरी है, एक हाई कमांड के थॉट प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। यू आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इफ इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द पार्टी, एंड टू डू समथिंग कॉन्ट्ररी टू द पार्टी इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो उस चीज़ में मैं फंसना नहीं चाह रहा था। अपनी मर्जी के मालिक हैं हम, हमको जब करना है तो हम कर लेते हैं। एंड पॉलिटिकली बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों से दोस्ती करता हूँ जो एनेबलर बनते हैं, जो मैं उनके पास जाता हूँ, मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट यू टू हेल्प, पुश, एनेबल, सो वी कैन क्रिएट ग्रेटर गुड। एक आप लेक्चर देने गए थे अभी हार्वर्ड में, मुझे इन्वाइट किया। वो क्या था? तो वो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया हुआ था अपने बच्चों को जो उनके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चों को लेक्चर देने के लिए इन टर्म्स ऑफ द रोल ऑफ ब्रांड इंडिया, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, द रोल ऑफ मीडिया एंड ब्रांड इंडिया, बॉलीवुड एज एन एम्बेसडर, ये सब टॉपिक्स को मैंने कवर किया था उस लेक्चर में। अब वर्ल्ड बैंक वालों ने, क्रिस्टलिना गेयोर्गिएवा जो CEO हैं वर्ल्ड बैंक की, उन्होंने काम देखकर कहा कि हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और वर्ल्ड बैंक आपके साथ हिंदुस्तान में सोशली रेलेवेंट काम करना चाहेगा, ऐसा सामाजिक कार्य जिसमें लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएं। तो ये जब एक थॉट प्रोसेस और एक ठप्पा मिलता है आपको, तो फिर आपको हर स्टेट में चाहे जो भी CM हो पॉजिटिवली इन्वाइट करता है और बोलता है आप मेरे यहाँ भी कुछ कीजिए। तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है चीज़ों की, वो थोड़ी सी स्मूथ आउट हो जाती है। पॉलिटिक्स में बस उतना ही अपना एक रिश्ता है, बिना किसी अपने इंटरेस्ट मेवा के। मुझे एक कहानी याद आ रही है, वो सुना के इसको आज के कार्यक्रम को खत्म करना चाहूँगा। कि एक कोई नाविक था, नाव चलाने वाला जी। तो उसकी बोट थी, उसकी बोट में एक छेद हो गया था जी। लेकिन उसने कहा कि यार मैं इसको बोट को अब ठीक ठाक करता हूँ, उसको फिर दोबारा से अपना कुछ काम वाम शुरू करूँगा। तो उसने एक पेंटर को बुलाया और उसको बोला कि भैया मेरी इसको नाव को पेंट करके इसको जरा बिल्कुल एकदम नए तरह से बना दो। उसने सोचा पहले पेंट वेंट कर देगा, फिर उसको जो छेद है उसको भी ठीक करा के और फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो वो पेंटर जो था वो आया और उसने उसको खूब बढ़िया से सजा सजू के उसमें डिजाइनिंग करके बढ़िया उसने पेंट कर दिया। उसका जो बच्चा था ना, और वो उसने सोच रहा था कि मैं ये छेद जो है वो अगले दिन ठीक कराऊंगा इसको बुला के। उसका जो बेटा था उसने देखा कि यार पापा ने नाव बिल्कुल नई बनवा ली, उसको उस छेद के बारे में पता नहीं था। वो अगले दिन सुबह सुबह उठा और नाव लेके चल दिया। ओहो। जब वो उसके पिताजी उठते हैं, वो देखते हैं कि यार ये बेटा कहाँ है। तो मम्मी ने बताया कि बेटा तो वो नाव लेके गया है आज। उनकी हालत आप सोच सकते हैं कि उस टाइम क्या हुई होगी। दौड़ते हुए गया कि आज तो मेरा बच्चा गया। वो जाके जब देखते हैं नदी के किनारे तो देखते हैं वो बोट में, सुंदर सी बोट में वो बच्चा चला आ रहा है, वापस आ रहा है, मतलब वो जाके होके आ गया, वापस आ गया। तो उन्होंने पूछा कि यार ये कैसे आ गया। तो वो छेद देखा उन्होंने, सबसे पहले देखा तो वो तो पूरा रिपेयर था। अच्छा। वो क्या हुआ, वो जो पेंटर था उसने देखा कि यार छेद हो रहा है, तो उसने सोचा यार इसको भी मैं रिपेयर कर दूं। अरे वाह। मतलब ये है कि हम जो भी काम करें इतनी तन्मयता से करें, इतने अच्छे से करें उस काम को कि ताकि वो पूरे जो विश्व है कहीं ना कहीं उसको उसका फायदा मिल सके। मैं ये देख रहा हूँ विवेक आप में, कि आप में देख रहा हूँ आप में वो पेंटर है
कि आया था पेंट करने के लिए, लेकिन सबको इकट्ठा करके स्कूल में जाके सबको इकट्ठा करके बोले भैया आप तुम सबके लिए करो और सब तुम्हारे लिए करेंगे। सबका साथ सबका सबका विकास। साथ। विवेक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत सी पॉजिटिव बातें करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।